न्यूज नेशन आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं विद्यानाथ झा। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताते हैं। कैबिनेट विस्तार पर जेडीयू की बड़ी मांग सामने आई है। जेडीयू की मांग है कि 4 मंत्री पद से कम मंजूर नहीं है। 2 कैबिनेट और 2 राज्य मंत्री पद की मांग जेडीयू की तरफ से की जा रही है। सूत्रों के हवाले से यह जानकारी मिली है कि जेडीयू ने 4 मंत्री से कम पर वो मानने के लिए तैयार नहीं है। जेडीयू ने साफ कह दिया है कि 4 मंत्री पद कम से कम उनको चाहिए, 2 कैबिनेट मंत्री और 2 राज्य मंत्री। सूत्रों के हवाले से यह खबर मिली है, लेकिन कहा यह जा रहा है कि जेडीयू के अध्यक्ष दिल्ली आ रहे हैं तो वो इस मामले में बात करेंगे, इस मुद्दे पर वो बातचीत करेंगे। 2 कैबिनेट और 2 राज्य मंत्री का पद जेडीयू चाहती है, यानी कि एक पद देने की तैयारी पहले से थी और इस बात की उम्मीद थी कि जेडीयू के खाते में एक कैबिनेट मंत्री का पद जाएगा, लेकिन 4 से कम पर जेडीयू मानने को तैयार नहीं है। रजनीश सिन्हा हमारे साथ जुड़ गए, सीधे उनका रुख करते हैं। रजनीश, ये जेडीयू की तरफ से नई मांग है? बिल्कुल, देखिए शुरू से ये बातें रही हैं। जब सरकार बनी थी उस वक्त भी जब जेडीयू ने सपोर्ट किया था तो उन्होंने कहा था कि उन्हें मंत्री पद जो चाहिए वो अनुपात होना चाहिए सांसदों की संख्या के अनुसार, और इस बात को लेकर उस वक्त भी जीत हुई थी, जिसके बाद जेडीयू तैयार नहीं हुई थी शामिल होने को इस पूरे सरकार में। और अब फिर से ये बात उठ रही है। भले आरसीपी सिंह वहां पहुंच गए हैं और खबर ये भी है कि आज देर शाम हो सकता है कि भाजपा के कुछ वरिष्ठ नेताओं से आरसीपी सिंह की मुलाकात हो और वो अपनी बात को फिर से रखें। लेकिन अब बार बार जेडीयू इस बात पर अड़ी हुई है कि उन्हें कम से कम 2 कैबिनेट और 2 राज्य स्तरीय या 4 नहीं तो कम से कम 3 तो चाहिए ही चाहिए उन्हें, और इतना कैबिनेट में उन्हें जगह मिलनी चाहिए। जिस तरह के वो सहयोगी रहे हैं, पुराने सहयोगी हैं, हमेशा से केंद्र में उनकी उपस्थिति दर्ज कराई गई है एनडीए में रहते हुए, और अब एक बार फिर से ये मौका है। तो ऐसे में वो दुहाई दे रहे हैं कि जब अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी उस वक्त भी जेडीयू की पूरी तरह से उपस्थिति होती थी कैबिनेट में, तो ऐसे में उनकी नुमाइंदगी होनी चाहिए और इस बार भी वो जगह उन्हें मिलनी चाहिए। जी ठीक है रजनीश, आप हमारे साथ बने रहिए, आपके पास मैं लौट कर आऊंगा। चिराग पासवान ने पीएम मोदी को चिट्ठी लिखी है। इस बीच ये भी एक बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता दें। उन्होंने कहा कि पारस एलजेपी कोटे से मंत्री नहीं बनाए जा सकते हैं। चिराग पासवान की तरफ से कहा गया है कि पशुपति पारस को पार्टी से निकाला जा चुका है, लिहाजा उन्हें पार्टी के कोटे से मंत्री नहीं बनाया जा सकता है। पारस एलजेपी कोटे से मंत्री बने तो कोर्ट जाऊंगा, ये चिराग पासवान ने कहा है। चिराग पासवान ने कहा है कि अगर उनको मंत्री बनाना है तो निर्दलीय कोटे से उन्हें मंत्री बनाया जाए, क्योंकि पार्टी उन्हें पहले ही बाहर रास्ता दिखा चुकी है। चिराग पासवान की तरफ से कहा गया है कि इस बाबत उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी भी लिखी है। रजनीश हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। रजनीश, एक तो पहले से एलजेपी के भीतर जो कलह चल रही थी वो खत्म होने का नाम नहीं ले रही थी, अब ये एक नया विवाद हो जाएगा एलजेपी के भीतर। एक तरफ चाचा को मंत्री बनाने के लिए दिल्ली बुलावा भेजा गया है, तो दूसरी तरफ चिराग पासवान अड़ गए। देखिए, अब ये पार्टी पर कब्जे की लड़ाई है। अब चिराग पासवान का ये कहना है कि पार्टी में पशुपति पारस नहीं है, अगर प्रधानमंत्री चाहते हैं उन्हें मंत्री बनाना तो निर्दलीय तरीके से उन्हें मंत्री बनाए, यानी निर्दलीय सांसद, उन्हें पार्टी का नहीं माना जाए क्योंकि वो पार्टी में नहीं है। उन्होंने अपने चाचा पर आरोप लगाया है कि उनके चाचा ने गलत किया है उन लोगों के साथ, उनके पीठ में छुरा घोंपा है। मंत्री पद पाने के लिए उन्होंने इस तरह की पूरी साजिश रची है और इसको लेकर ही वो रामविलास पासवान के सपने को चकनाचूर करके और पार्टी को अकेला छोड़कर और अकेले जाकर वो मंत्री बनना चाह रहे हैं। तो चिराग पासवान ने आरोप लगाया कि पूरी साजिश पशुपति पारस ने मंत्री बनने के लिए की थी, और अब अगर उन्हें मंत्री बनाया भी जा रहा है तो उन्हें पार्टी का सदस्य नहीं माना जाए, उन्हें पार्टी से निष्कासित किया जा चुका है। पार्टी, चिराग पासवान का कहना है कि मेरी पार्टी है और मेरी पार्टी में वो नहीं है, तो लोजपा कोटे से वो मंत्री नहीं बन सकते। जी ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया रजनीश इस पूरी जानकारी के लिए आपका। तो एक तरफ देखिए जेडीयू की तरफ से कहा गया है कि 4 से कम पद मंजूर नहीं है, और एलजेपी की तरफ से पशुपति पारस को मंत्री नहीं बनाया जा सकता है, ये चिराग पासवान कह रहे हैं, क्योंकि वो कह रहे हैं कि पार्टी से उन्हें पहले निकाला जा चुका है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिख दी है। और इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें कि 8 जुलाई को कैबिनेट का विस्तार संभव है। सूत्रों के हवाले से यह जानकारी है, ज्योतिरादित्य सिंधिया को जगह मिल सकती है। इसके लिए वो इंदौर से अब दिल्ली के लिए रवाना हो गए हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया अब से कुछ देर पहले ही, अब से कुछ मिनट पहले ही आप कह सकते हैं कि इंदौर से वो निकले हैं, दिल्ली वो पहुंच रहे हैं। दूसरी तरफ नारायण राणे को आप देख रहे हैं, सर्बानंद सोनोवाल भी दिल्ली पहुंच चुके हैं, और आरसीपी सिंह दिल्ली आ रहे हैं। और वो ऐसा कहा जा रहा है कि बीजेपी के नेताओं से बात करेंगे, क्योंकि जेडीयू को चाहिए 4 सीटें, उससे कम जेडीयू को मंजूर नहीं है। पशुपति पारस को भी मंत्री बनाया जा सकता है, ऐसी खबरें हैं। लेकिन इस बीच चिराग पासवान ने कहा है कि वो एलजेपी कोटे से मंत्री नहीं बन सकते हैं।
अगर उन्हें मंत्री बनाना है तो उन्हें निर्दलीय कोटे से बनाया जाए, अगर उन्हें पार्टी के कोटे से बनाया जाएगा तो वो चले जाएंगे कोर्ट। संभावित चेहरे कौन कौन से हैं वो आपको जल्दी से बता देते हैं। सर्बानंद सोनोवाल, असम के पूर्व मुख्यमंत्री नारायण राणे, तीरथ सिंह रावत, ये चेहरे हैं जो मंत्रिमंडल में शामिल हो सकते हैं। रीता बहुगुणा जोशी, उत्तर प्रदेश से सुशील मोदी, बिहार से राकेश सिंह को भी कैबिनेट में जगह मिल सकती है। मोदी कैबिनेट के जो नए चेहरे हैं संभावित, वो हम आपको दिखा रहे हैं। जामयांग लद्दाख से सांसद हैं आरसीपी सिंह, इनको भी कैबिनेट में शामिल किया जा सकता है। अनुप्रिया पटेल को भी कैबिनेट में जगह मिल सकती है। ज्योतिरादित्य सिंधिया निकल चुके हैं, उन्होंने तो कह दिया है कि उन्हें बड़ी जिम्मेदारी दी गई है, हालांकि इससे ज्यादा उन्होंने कुछ कहा नहीं, उन्होंने स्पष्ट नहीं किया, लेकिन जब वो इंदौर से निकल रहे थे तो उन्होंने इतना जरूर कह दिया, यानी कि इशारा कर दिया। और निशित प्रमाणिक को भी कैबिनेट में जगह मिल सकती है। पशुपति पारस, जिनको लेकर चिराग पासवान बढ़ गए हैं कि अगर उन्हें एलजेपी कोटे से मंत्री बनाया जाएगा तो वो कोर्ट चले जाएंगे, उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिख दी है। हमारे 3 सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। विकास चंद्रा हमारे साथ दिल्ली से जुड़े हैं, आलोक पांडे लखनऊ से हमारे साथ जुड़े हैं, और साथ ही हमारे सहयोगी रजनीश भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। लेकिन सबसे पहले दिल्ली चलते हैं। विकास, जरा जल्दी से बड़ी खबर इस वक्त की बता दीजिए, क्या है आपके पास? ये देखिए, जो अटकलें लगाई जा रही थी काफ़ी वक्त से मंत्रिमंडल विस्तार की, अब वो धीरे धीरे मूर्त रूप लेने लगा है। नेताओं का दिल्ली पहुंचने का जो सिलसिला है वो जारी हो गया है। तो अब स्थिति साफ होने लगी है और ये बताया जा रहा है कि 8 तारीख को सुबह 10:30 बजे से लेकर के 11:45 के बीच में जो शुभ मुहूर्त निकाला गया है, उस शुभ मुहूर्त में ये मंत्रिमंडल का विस्तार होगा। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो कार्य पद्धति है, कार्यशैली है, उसमें जब तक अंतिम क्षण नहीं आ जाता है, मोदी अपने लैपटॉप के बटन को खुद नहीं दबाते हैं, तब तक पुख्ता तौर पर सारे नाम सामने नहीं आते हैं और अंत समय तक सस्पेंस बना रहता है। लेकिन बहुत सारे ऐसे नाम हैं जो अब सामने आने लगे हैं और ख़ासतौर पर जो इस बार कहा जा रहा है कि युवा चेहरे को इस बार तरजीह दी जाएगी और 45 साल उससे कम के लोगों को भी इसमें इस बार जगह दी जाएगी, ताकि एक ऊर्जावान और युवाओं के मंत्रिमंडल के तौर पर भी इसे जाना जाए। और क्षेत्रीय और जातिगत समीकरण और संतुलन, ये बार बार मैं इस बात को कह रहा हूं कि ये क्षेत्रीय और जातिगत समीकरण को भी इससे साधने की कोशिश की जाएगी। यानी मोदी का पॉलिटिकल इंजीनियरिंग जो है वो इस मंत्रिमंडल विस्तार से देखने को मिल सकता है। जी ठीक है, आलोक पांडे लखनऊ से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आलोक, क्योंकि उत्तर प्रदेश में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं, तो उत्तर प्रदेश से किस किस को मंत्री पद मिल सकता है, किसे कैबिनेट में शामिल किया जा सकता है? देखिए, यही बात यहाँ पे सबसे महत्वपूर्ण है कि जब 2022 का जो चुनाव है बहुत दूर नहीं है, तो मोदी मंत्रिमंडल में उन चेहरों की उम्मीद ज़्यादा की जा रही है जिससे 2022 का जो समीकरण है वो कहीं बेहतर और अच्छा हो सके। न सिर्फ क्षेत्रीय बल्कि जातीय समीकरण के साथ साथ इस तरह के राजनीतिक समीकरण को भी वो ज़्यादा मजबूत कर सके, जो अन्य पार्टियों को लेकर के जो अन्य पार्टियां कार्ड खेल सकती हैं उन सबको भी नगण्य करे। ऐसे में जिन नामों की चर्चा है वो नाम है रीता बहुगुणा जोशी। उनके साथ इस बात का कयास है कि न सिर्फ वो ब्राह्मण हैं बल्कि पर्वतीय पहाड़ से हैं, तो दोनों ही तरफ से यहाँ अगर उत्तर प्रदेश की बात की जाए, लखनऊ की बात की जाए, तो पहाड़ की एक अच्छी खासी जनसंख्या है, ऐसे ही पूरे सूबे में है। दूसरी तरह उसका मैसेज भी दूर जाता है। अगर अनुप्रिया की बात की जाए तो पूर्वांचल जो है वहाँ पे कुर्मी वोट एक बड़ी संख्या में है, तो वापस से जातीय समीकरण को लेकर के ही हम इन नामों की बात कर रहे हैं। और पहले भी 2014 की बात हो, 2019 की बात हो, 2017 की विधानसभा की बात हो, ये चेहरे महत्वपूर्ण भी रहे हैं। रीता बहुगुणा जोशी यहाँ स्टेट में कैबिनेट मिनिस्टर थी, बाद में वो सांसद बनी। तीसरी बात है कि निषाद पार्टी को लेकर के, संजय निषाद की पार्टी को लेकर के लग रहा है कि बात कहीं ना कहीं बन जाएगी। उनके भी बेटे को वहां पर मंत्रिमंडल में जगह मिल सकती है। और ऐसे और भी 1-2 नाम हैं जो इस वक्त में ऐसा लग रहा है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश, जहां पे किसान आंदोलन की बात हो रही है, जहां पे जाटों को लेकर के जिला अध्यक्ष के चुनाव की जो फीडबैक है उन सब को लेकर के ये देखा जा रहा है कि किसके और नाम की गुंजाइश है। लेकिन 2022 को जरूर इससे जोड़ करके ही देखना चाहिए। जी ठीक है, आलोक बने रही हमारे साथ विकास श्रीवास्तव भी जुड़ गए हैं, मुंबई उनके पास चलेंगे, और एनके सिंह साहब जुड़ गए हैं हमारे साथ, वरिष्ठ पत्रकार। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। किस तरीके से देख रहे हैं आप इस मंत्रिमंडल के विस्तार को? धन्यवाद।
देखिए, बहुत सिंपल सी बात है कि एक तो राज्यों में चुनाव है, लिहाजा उन राज्यों के नेताओं को लाना बड़ा ऑब्वियस चीज है। कास्ट समीकरण सिर्फ तब काम करता है जब बीजेपी का अपना सपोर्ट बेस हल्का कम होने लगता है और ये लगता है कि अगर ये शिफ्ट होकर दूसरी तरफ चला गया तो उनकी विनेबिलिटी बढ़ जाएगी। सिर्फ इतना नहीं है कि उनको कुर्मी वोट चाहिए, कुर्मी वोट मोदी जी के अपने वर्चस्व से भी मिलेगा, लेकिन अगर अनुप्रिया पटेल दूसरी तरफ चली जाती है तो खतरा यह है कि वो अगर थोड़ा बहुत शिफ्ट हुआ तो मुलायम सिंह या अखिलेश की पार्टी को मजबूती ज्यादा मिल जाएगी। तो इस समय ये दोनों चीजें देखनी है और यही वजह है कि पारस का जैसे बिहार में है, पारस को लेने के पहले मुझे लगता है वो काउंटर प्रोडक्टिव होगा। अगर आप पारस को लेते हैं तो एक तो ये लगेगा कि आपने रामविलास पासवान के साथ बिट्रे किया, उनके बेटे को जो धोखा दे रहा है उनको नहीं लिया। ये सारे कैलकुलेशंस देख के ही इसको करना पड़ेगा। बिहार में कोई चुनाव नहीं है, लेकिन बिहार में हमें इसलिए साधना है कि एक बड़ा वर्ग है जो ऐंठ रहा है और वो हर तीसरे दिन धमकी देता है कि हम जेडीयू बीजेपी कॉम्बिनेशन से निकल के बाहर चले जाएंगे। तो अगर आपकी अपनी ताकत होती तो ये समझौते की जरूरत ना पड़ती, लेकिन चूंकि अपनी ताकत कम है इसलिए ये मजबूरी है इस तरह के एडजस्टमेंट करना। ठीक है सर, मैं आपके पास लौट कर आऊंगा। एक बार मुंबई का रुख कर लेते हैं। विकास श्रीवास्तव मेरे सहयोगी वहां पर मौजूद हैं। विकास, महाराष्ट्र से कौन कौन से चेहरे हैं? नारायण राणे तो कहा जा रहा है कि वो दिल्ली पहुंच गए। बिल्कुल विद्यानाथ, देखिए महाराष्ट्र से 4 नामों की चर्चा है, लेकिन उन नामों में सबसे प्रखरता से जो नाम सामने आया है वो नारायण राणे का है। वो तो पहुंच भी गए हैं। उनको जेपी नड्डा के घर से कल कॉल आया था, इस बात की पुष्टि वो कर चुके थे, लेकिन उन्हें जिम्मेदारी कौन सी दी जाएगी, किस मकसद से उन्हें दिल्ली बुलाया जा रहा है, ये अभी तक उन्होंने साफ नहीं किया था। लेकिन उनका दिल्ली पहुंचना ये बताता है कि जो कयास लगाए जा रहे हैं अब लगभग वो सही हैं। जो जिन 4 नामों की चर्चा है वो सभी नाम जो है क्षेत्रीय और जातीय समीकरणों को देखते हुए तय किए गए। सबसे पहले तो नारायण राणे का जिक्र हुआ है, तो मैं बता दूं कि ये शिवसेना के मुखर विरोधी रहे हैं। 37 साल ये शिवसेना में थे, लिहाजा शिवसेना की नीतियों से अच्छे से वाकिफ़ हैं, शिवसेना के अखंड आलोचक हैं और शायद यही वजह है कि इनको अब मंत्रिमंडल में जगह दी जा रही है। और साथ ही बीजेपी ये दिखाने की कोशिश कर रही है, ये संदेश देना चाहती है कि देखिए जो हमसे लॉयल रहते हैं हम उनके साथ कितना सम्मानजनक बर्ताव करते हैं, उन्हें किस पद पर भेजते हैं। ये संदेश अपनी तरफ से हो सकता है बीजेपी नारायण राणे के नाम को आगे लाकर देने की कोशिश सिंह सर, एक बार फिर से आपके पास मैं आ रहा हूं क्योंकि कई सारे ऐसे चेहरे हैं और जैसा कि विकास बता रहे हैं कि बीजेपी एक ये भी संदेश देने की कोशिश कर रही है कि हम लॉयल रहते हैं, अगर आप हमारे साथ आते हैं, आप बड़े चेहरे हैं, बड़ा नाम है, तो आपको बड़ी जगह भी देंगे। क्या ये कोशिश भी है इस मंत्रिमंडल विस्तार में जो संभावित है? हाँ जी हाँ, इस असल में ये जो ट्रस्ट था कि जो लॉयल रहते हैं उनको ये मक्खी की तरह निकाल देते हैं, कुछ दिन बाद पार्टी में ले लेते हैं, फिर इनका कदर नहीं करते, ये मैसेज चला गया था बंगाल चुनाव के बाद। लिहाजा ये मजबूरी हो गई। ये मैसेज जो लगातार जा रहा था वो नेगेटिव जा रहा था। बहुत लोग इसमें से निकल के बाहर जाने वाले थे, जैसे ज्योतिरादित्य सिंधिया को ही आप देखिए, जिस फैन फेयर से लाया गया था क्या उनको वो मकाम दिया गया? इतने दिनों वेट करना पड़ा। तो इसलिए मैसेज लगातार जा रहा था कि भाई ये ले तो लेते हैं लेकिन इसके बाद कोई कदर इनके यहां होती नहीं है। इसको भी खत्म करना जरूरी था। दूसरा ये है कि आज खतरा ये बढ़ गया है, खास करके कोरोना के बाद से, जो वेस्ट बंगाल में इलेक्शन हुआ उसके बाद से, जो केंद्रीय लीडरशिप का थोड़ा सा नीचे आया है पॉपुलैरिटी, उसको लेके वो परेशान है कि इन 5 राज्यों में कैसे होगा। और ये 5 राज्य एक बड़े चैलेंजिंग राज्य है, खासकर यूपी, पंजाब, ये जो जगह है ये बड़ी चैलेंजिंग है। लिहाजा अब इनकी मजबूरी है कि ये कास्ट इक्वेशंस को सही करें, जिसको सोशल इंजीनियरिंग कहते हैं, और वो जब हो जाए तो इस तरह के मैसेजेस दे कि नहीं, हम अपने प्रति जो लॉयल रहते हैं, जो दूसरे से भी छूट के आते हैं, हम उनका केयर भी करते हैं, ताकि उन तरफ से भी लोग आने की सिलसिला शुरू हो। आप जानते हैं टिकट डिस्ट्रीब्यूशन होगा, लोग समाजवादी पार्टी से नाराज होंगे, फिर वो बीजेपी के कहीं ना कहीं जगह देखेंगे। तो बीजेपी इस तरह की प्रक्रिया को भी तेज कर सके, इसलिए भी ये कोशिश होगी। और ये पॉलिटिक्स में चलता है, ये बहुत नॉर्मल प्रक्रिया है कि चुनाव के पहले इस तरह की कोशिशें की जाती है कि दूसरों को तोड़ो, अपनों को जोड़ो, और जो दूसरे वाले की तरफ जा सकते हैं उनको रोको। ये तीनों को मिला के ये कैबिनेट विस्तार का एक एक्सरसाइज किया जा रहा है। ठीक है विकास चंद्रा, कुछ ऐसे नेता भी हैं जो मुख्यमंत्री रह चुके हैं, उप मुख्यमंत्री रह चुके हैं, ऐसे नाम हैं जो अपने प्रदेश में बड़े नाम हैं,
राज्यों की अगर हम बात कर लें और अगर उनको अंतर्राष्ट्रीय स्तर राष्ट्रीय स्तर पर या फिर दिल्ली लाने की कवायद हो रही है, तो यह फिर किस तरह की कोशिश है? ये देखिए, सीधी सी बात है कि अगर बिहार के सुशील मोदी की बात करें तो जिस तरीके से उन्हें वहां के उप मुख्यमंत्री के पद से हटाकर दूसरे व्यक्ति को बनाया गया, तो उसी समय उन्हें संतुष्ट किया गया कि अब आपको केंद्र की राजनीति में जगह दी जाएगी। और सुशील मोदी सिर्फ बीजेपी के वरिष्ठ नेता भी हैं, बिहार में उनकी अपनी एक पहचान है, लंबे समय से बिहार में वो काम करते रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में उनके नाम पर जो अटकलें लगाई जा रही हैं, कयास हैं, तो इसीलिए है कि पार्टी ने उन्हें पहले ही कहा था कि आपको केंद्र की राजनीति में जगह दी जाएगी। संगठन में तो जगह दिया ही गया, अब उन्हें मंत्री भी बनाने की बात आ रही है। दूसरी बात है कि देवेंद्र फडणवीस की भी चर्चा चल रही थी, लेकिन अब उनके नाम पर कोई चर्चा फिलहाल नहीं चल रही है, क्योंकि उन्हें भी केंद्र की राजनीति में जगह देने की बात थी, लेकिन उनके साथ थोड़ी सी समस्या थी, इसलिए उनके नाम पर अब कोई चर्चा नहीं चल रही है। हालांकि मोदी की कार्य पद्धति अलग है। मैं बार बार कहता हूं कि हो सकता है कि कई बार वो चौंकाने वाले फैसले करते हैं, चौंकाने वाले नाम सामने आ जाते हैं जिस पर कोई अटकल और अटकलबाजी नहीं होती है, वैसे चेहरे भी सामने चले आते हैं। लेकिन अब बीजेपी ये कोशिश कर रही है कि उनके जो लोग हैं कम से कम वो संतुष्ट जरूर रहें, सहयोगी संतुष्ट रहें, संतुलित रहे। पूरा अगर विस्तार हो रहा है तो इसमें बहुत ज़्यादा लोगों के असंतोष उभर कर सामने ना आए, न तो सहयोगियों के आए और न ही दल के अंदर से आए। इसलिए इस बार का यह मंत्रिमंडल विस्तार काफ़ी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। दूसरे जो जानकारी सामने आ रही है, जैसा मैं पहले भी कहा था कि युवाओं को इस बार जगह ज़्यादा देने की बात की जा रही है, क्षेत्रीय संतुलन को भी संतुलित करने की कोशिश इस बार की जा रही है। जैसा कि मैंने कहा कि लद्दाख की भी चर्चा है कि लद्दाख के सांसद को भी इस बार मंत्रिपरिषद में जगह मिल सकता है। तो कुल मिलाकर के इस बार का जो मंत्रिमंडल विस्तार है उससे ये माना जा रहा है कि सभी तरह से मोदी इसे संतुलित करने की कोशिश करेंगे, लेकिन इस बार भी पूरी सीटों को जितने रिक्त पद हैं उन्हें मोदी भर देंगे, इस बात की गुंजाइश कम है या संभावना कम है। एनके सिंह सर, एक और सवाल यह है कि पशुपति पारस दिल्ली बुला लिए गए हैं, कहा जा रहा है कि उनको शायद मंत्री पद दिया जाए, उन्हें कैबिनेट में शामिल किया जाए, मंत्रिपरिषद में शामिल किया जाए, लेकिन दूसरी तरफ चिराग पासवान अड़ गए हैं। उन्होंने कहा है कि अगर उन्हें एलजेपी की तरफ से शामिल किया जाएगा तो वो कोर्ट चले जाएंगे। नहीं, देखिए इसमें एक गलत कैलकुलेशन कर रही है बीजेपी। मेरे ख्याल से जमीन से वो फीडबैक लेती तो बीजेपी ये न करती। चिराग पासवान के प्रति सिंपैथी वेब, आपको याद होगा इंदिरा गांधी का एसोसिनेशन हुआ था तो राजीव गांधी को कितने वोट मिले थे? 48.18% वोट मिले थे, और ये सिंपैथी वोट थे। इसलिए आप कभी भी मेन लाइन के उत्तराधिकारी को छोड़ के अगर किसी को लेते हैं तो वो मैसेज बिट्रेयल का जाता है। और यहां पे मैं आपको बता दूं कि ग्राउंड जीरो पे अगर आप देखेंगे, जमीन पे देखेंगे, तो वहां पे उनका सपोर्ट बेस सभी पूरा का पूरा रामविलास पासवान का सपोर्ट बेस इस समय चिराग के साथ है, और उसकी अपनी विक्टिम इमेज जो वो बना रहा है एक युवा नेता के रूप में, वो ज्यादा कारगर होगी। आप जो ये कर रहे हैं इससे यही लगेगा कि बीजेपी ने ही तोड़ा है पासवान की पार्टी को, लिहाजा वहां की जो जनता है, वहां का जो उनका क्लाइंटेल है, वो इससे नाराज हो जाएगा। ये आप एक कैलकुलेशन में गलती कर रहे हैं कि पारस को ले आके और पारस को मिनिस्टर, क्योंकि आप कल ये मान के चलिए कि ये पारस फेनोमेना बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा, अगले चुनाव तक शायद ही रह पाए, क्योंकि मूल रूप से पार्टी फिर ऑर्गेनाइज होगी और वो होगी चिराग के आसपास। इसलिए आपके कैलकुलेशन में ये गलती होगी अगर आपने चिराग पासवान को की जगह इनको, अच्छा जो चिराग पासवान कह रहे वो लीगली टेनेबल नहीं है, उनका ये कहना कि साहब पार्टी से निकाला गया है, वो स्पीकर देखेगा। ठीक सर, वो स्पीकर देखेगा कि 2/3 है कि नहीं और एंटी डिफेक्शन लॉ को इनवाइट करता है कि नहीं। लिहाजा अगर वो आपने निकाल दिया है तो वो एक इंडिपेंडेंट अनअटैच्ड वो हो जाएगा, मेंबर हो जाएगा, और तभी बन सकता है। इसलिए पारस को बनाने में दिक्कत नहीं है, लेकिन पॉलिटिकली वो कैलकुलेशन बीजेपी का गलत हो जाएगा। अभी तो कयास है, और अगर ऐसा होता है तो आप कह रहे हैं कि वो गलत हो जाएगा बीजेपी के लिए। लेकिन एक सवाल बिहार से यह भी है कि जेडीयू ने 4 कम से कम मंत्री पद मांग लिए हैं, उससे कम पर जेडीयू तैयार नहीं है। जेडीयू के अध्यक्ष दिल्ली आ रहे हैं और वो ये कहा जा रहा है कि बीजेपी के नेता से बात करेंगे। विकास चंद्रा दिल्ली में मौजूद है, उनके पास चलेंगे। एक छोटा सा ब्रेक, फौरन वापस लौटेंगे। तमाम हमारे सहयोगी हमारे साथ बने हुए हैं, एनके सिंह सर भी हमारे साथ बने हुए हैं। छोटा सा ब्रेक, फौरन लौटेंगे।